अक्सर ना जब शारीरिक चोट या किसी बीमारी की बात आती है तो सब कुछ बहुत ही स्पष्ट होता है। जी बिल्कुल। मतलब अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन में एक साफ सफेद लाइन दिखेगी और डॉक्टर तुरंत बता देगा कि हाँ फ्रैक्चर है, वहां कोई बहस नहीं होती। एकदम सही बात है। वो एकदम ब्लैक एंड वाइट स्थिति होती है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। मतलब विज्ञान वहां कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन जरा सोचिए कि जब किसी नागरिक के साथ कोई अपराध होता है और वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ता है तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। एक आम नागरिक के लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर पुलिस उसकी बात सुनने से या सीधे कानूनी शब्दों में कहें तो एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दे तो आगे क्या रास्ता बचता है। हाँ, और उस वक्त वो इंसान खुद को एक ऐसी भूल भुलैया में पाता है जिसका नक्शा उसके पास नहीं होता। सही कहा। और यही वो जगह है जहां आम लोग सबसे ज्यादा बेबस और हताश महसूस करते हैं। ये एक ऐसी उलझी हुई स्थिति है जहां कागजों पर नियम तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन उन नियमों का सही इस्तेमाल कैसे करना है, किस दरवाजे को किस तरह खटखटाना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जब रक्षक ही शिकायत लेने से मना कर दे तो वो क्षण किसी भी इंसान के लिए डरावना हो सकता है। तो आज हम जिस विषय की गहन चर्चा करने वाले हैं वो बिल्कुल यही व्यवहारिक और गंभीर स्थिति है। हमारे पास जो आज की रिसर्च और नोट्स हैं वे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे संक्षेप में BNSS कहा जाता है, जी। उसके उसके तहत मिलने वाले अधिकारों और प्रक्रियाओं का एक बहुत ही स्पष्ट और चरणबद्ध खाका पेश करते हैं। हम आज थाना स्तर से लेकर SP, DGP, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अंततः मजिस्ट्रेट तक की पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम इस कानूनी जानकारी को इतना सुलभ और आसान बना दें कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भ्रम या जानकारी के बोझ तले दबे अपने अधिकारों को समझ सके। हाँ, कानून को वकीलों की भारी भरकम किताबों से निकालकर आम बातचीत का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। मुझे ना इस पूरे विषय की रिसर्च में एक बात बहुत अच्छी लगी। कानूनी भाषा अक्सर बहुत डरावनी और जटिल लगती है। उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जब हमने इस पूरी प्रक्रिया को खंगाला तो एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट की तरह सामने आई। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा, सरकार या पक्ष का समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य पूरी तरह से तटस्थ है। जी, हमारा उद्देश्य केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया के तथ्यात्मक चरणों को बिना किसी बायस के आम भाषा में समझना है। तो क्या हम इस सफर की शुरुआत बिल्कुल बुनियादी स्तर से करें? हाँ बिल्कुल। जहां से हर मामले की नींव रखी जाती है। जी, पहला कदम हमेशा घटना स्थल के सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन से ही शुरू होता है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो सबसे तार्किक कदम यही होता है कि वो अपने इलाके के थाने जाए। तो प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहला काम थाना प्रभारी, जिन्हें हम SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, उनको एक लिखित प्रार्थना पत्र देना होता है। सही। ये कागज का टुकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें घटना का पूरा विवरण, तारीख, समय, अगर आरोपी का नाम पता है तो वो, और जो भी सबूत हो उनका जिक्र होना चाहिए। जी, और यहाँ ना एक बहुत ही छोटी मगर सबसे अहम बात सामने आती है। क्या? शिकायत की 2 प्रतियां यानी 2 कॉपी बनाना और पुलिस स्टेशन में देने के बाद एक कॉपी पर रसीद या एक्नॉलेजमेंट लेना। रसीद लेना। हाँ, और सच कहूं तो यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर नागरिक अनजाने में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे घबराहट में या पुलिस के रौब में आकर अपनी शिकायत की बस एक कॉपी वहां टेबल पर दे आते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। बिल्कुल, पुलिस वाले भी कह देते हैं कि ठीक है, हमने रख लिया है, हम देख लेंगे। लेकिन कानूनी रूप से बिना रसीद के उस व्यक्ति ने कोई शिकायत दी ही नहीं है। अरे बाप रे! उस रसीद पर वहां मौजूद अधिकारी का नाम, उसका पद, तारीख और रिसीव करने का समय लिखवाना और पुलिस स्टेशन की मोहर लगवाना बहुत जरूरी है। ये उस पूरे मामले की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन यहाँ मैं एक व्यवहारिक सवाल उठाना चाह रही हूँ। जी पूछे। हम सब जानते हैं कि थानों का माहौल कैसा होता है। मान लीजिए शिकायतकर्ता ने 2 कॉपी दी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाला रसीद देने से साफ मना कर दे। वो कहे कि अभी साहब नहीं है, मोहर साहब की अलमारी में बंद है, आप कल आना। और उस व्यक्ति की शिकायत पर कोई FIR दर्ज ना हो, तब एक आम आदमी क्या करे? क्या वो वहीं बहस करे? नहीं, वहां बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि ऐसी स्थिति के लिए कानून में एक बहुत ही शानदार और अचूक रणनीति दी गई है। अच्छा? हाँ,
अगर थाने में रसीद ना मिले या टालमटोल की जाए तो नागरिक को तुरंत थाना परिसर से बाहर आना चाहिए और अपनी शिकायत को एक लिफाफे में डालकर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए उसी थाने के पते पर भेज देना चाहिए। ओह, तो सीधे डाक से भेज दें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली उस छोटी सी डाक रसीद को बहुत हिफाजत से संभाल कर रखना चाहिए। ये कदम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जब कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड पोस्ट से कुछ भेजता है तो भारतीय डाक विभाग की वो ट्रैकिंग वाली रसीद इस बात का अकाट्य प्रमाण बन जाती है एकदम सही। कि एक सरकारी विभाग यानी डाक विभाग ने दूसरे सरकारी विभाग यानी पुलिस थाने को वो कागज सौंप दिया है। हाँ। अब पुलिस का कोई भी अधिकारी अदालत में खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि हमें तो इनकी कोई शिकायत मिली नहीं। ये तो एक तरह से पुलिस को उसी के खेल में मात देने जैसा हो गया। बिल्कुल। ये रसीद भविष्य के लिए एक ढाल बन जाती है। कोई भी सरकारी महकमा डाक विभाग की डिलीवरी रिपोर्ट को झुठला नहीं सकता। ये मुझे ना बिल्कुल उस पुरानी हंसल और रिग्रेटल की कहानी की तरह लग रहा है। अरे हाँ, वो ब्रेड के टुकड़े वाली कहानी। बिल्कुल, जहाँ बच्चे जंगल में रास्ता न भूलने के लिए जमीन पर ब्रेड के टुकड़े गिराते जाते थे। यहाँ हम अपनी सुरक्षा के लिए इस सिस्टम रूपी जंगल में एक तरह से कागजों का सुराग या कहें तो पेपर ट्रेल छोड़ रहे हैं। हर रसीद, हर डाक की पर्ची एक महत्वपूर्ण सुराग है। ये कागजों के सुराग वाली बात बहुत सटीक है। हर एक कागज आगे के बंद दरवाजे को खोलने की चाबी है। जी। अब मान लीजिए कि रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के बाद भी थाने से कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पुलिस वाला घर जांच के लिए नहीं आता, तब हमें पुलिस की हायरार्की यानी उनके पदानुक्रम में ठीक एक कदम ऊपर जाना होता है। और यहाँ प्रवेश होता है जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एसपी कहते हैं, या महानगरों में डीसीपी का। जी, ये नए बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत आता है ना? बिल्कुल। अगर निचले स्तर पर यानी थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है तो उस नागरिक को अपनी अगली शिकायत सीधे एसपी या डीसीपी को भेजनी चाहिए। और यहाँ वो हंसल और ग्रेटल वाला कागजी सुराग काम आता है। हाँ, एकदम। क्योंकि इस नई शिकायत के साथ उस व्यक्ति को थाने में दी गई अपनी पुरानी शिकायत की कॉपी और वो जो पोस्ट ऑफिस वाली डाक रसीद थी, दोनों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होती है। जी, ये अटैचमेंट बहुत जरूरी है। एसपी को ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि इस नागरिक ने पहले उचित माध्यम यानी थाने का दरवाजा खटखटाया था। उसने सिस्टम का पूरा पालन किया, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों ने अपना काम नहीं किया। जब एसपी ये देखते हैं तो उनके पास ये कानूनी अधिकार है कि वे मामले की खुद जांच करें, सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को मामले की निष्पक्ष जांच सौंप दें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? हमने अक्सर देखा है कि लोग जब बड़े अधिकारियों को पत्र लिखते हैं तो वे अपनी पूरी भड़ास, पूरा दुख और भावनाएं 10 पन्नों में लिख देते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन रिसर्च में ये साफ कहा गया है कि एसपी को दी जाने वाली एप्लीकेशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को कोई जटिल विषय समझाता है। जी। मतलब बिल्कुल व्यवस्थित, टू द पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप। जी। तो मैं सोच रही थी कि इस विशिष्ट फॉर्मेट पर इतना जोर क्यों है? क्या अधिकारी सिर्फ एक कहानी पढ़कर नहीं समझ सकते? ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान या ह्यूमन साइकोलॉजी का मामला है। अच्छा, कैसे? देखिए, एसपी या डीसीपी स्तर के अधिकारी एक पूरे जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ होता है। उनके पास हर दिन सैकड़ों शिकायतें आती हैं, नेताओं के फोन आते हैं, बहुत सी मीटिंग्स होती हैं। सही बात है। वे अत्यधिक थके हुए और व्यस्त थके हैं। अगर उनके सामने कोई 10 पन्नों की एक उलझी हुई भावनात्मक कहानी वाली एप्लीकेशन आती है, जिसमें घटना का समय 3रे पन्ने पर छिपा है और आरोपी का नाम 7वें पन्ने पर, तो उसे पढ़ने और समझने में उन्हें बहुत मेहनत लगेगी। यानी उस लंबी और उलझी हुई एप्लीकेशन से उस अधिकारी का कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ बढ़ जाएगा और शायद वो उसे पढ़ना बीच में ही छोड़ दे या किसी क्लर्क को पकड़ा दे। एकदम सही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वही एप्लीकेशन शिक्षक विद्यार्थी वाले तरीके से लिखता है, मतलब बुलेट पॉइंट्स में, हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी समय के क्रम में, स्पष्ट तारीख, समय, घटना का संक्षिप्त विवरण और अंत में अपनी मांग, जब अधिकारी उस बुलेटेड लिस्ट को देखता है तो उसका दिमाग रिलैक्स महसूस करता है। ये तो है। वो एक ही नजर में पूरे मामले का सार समझ जाता है। इस स्पष्टता के कारण उस शिकायत के तुरंत प्रोसेस होने और उस पर कार्रवाई होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह एक बहुत ही शानदार बात है।
यह हमें बताता है कि सिस्टम से अपना काम निकलवाना सिर्फ कानून जानने के बारे में नहीं है, बल्कि यह संवाद की कला और सामने वाले की दिमागी स्थिति को समझने के बारे में भी है। बिल्कुल। चलिए, अब एक और परिदृश्य पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी स्पष्ट बुलेट पॉइंट्स वाली एप्लीकेशन एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दी, सारी रसीदें भी लगा दी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। जिला स्तर का सिस्टम पूरी तरह से खामोश हो गया। तब इस कागजी सुराग का अगला पड़ाव क्या होगा? जब जिला स्तर पर न्याय नहीं मिलता, तब ये मामला राज्य के पुलिस विभाग के सर्वोच्च स्तर की ओर बढ़ता है। अच्छा। यानी पुलिस महानिदेशक, जिसे हम डीजीपी कहते हैं, उनके पास। तो अब यहाँ प्रक्रिया ये है कि शिकायतकर्ता को डीजीपी के कंप्लेंट सेल या कंट्रोल रूम को एक विस्तृत लिखित शिकायत भेजनी होती है जी। और एक बार फिर उस व्यक्ति को अपने सारे पुराने सुराग, सबसे पहले थाने की शिकायत, उसकी डाक रसीद, फिर एसपी को भेजा गया पत्र और उसकी भी डाक रसीद, सब कुछ एक साथ नत्थी करके इस नए पत्र के साथ लगाना होता है। एकदम सही क्रम है। मैंने उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में कुछ बहुत ही विशिष्ट उदाहरण भी देखे हैं। यूपी डीजीपी कंप्लेंट सेल के आधिकारिक ईमेल आईडी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे digcomplaint-up@nic.in या फिर dgp-control-up@nic.in। हाँ, ये बिल्कुल सही ईमेल पते हैं। जब इस तरह के सीधे ईमेल पते सामने आते हैं तो लगता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम में संवाद के असली चैनल्स मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी अपने आप में एक आम इंसान को बहुत सशक्त करने वाली है। अक्सर लोगों को लगता है कि डीजीपी तो एक बहुत बड़ा पद है, वहां तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी। हाँ, यही तो। लेकिन जब आपके पास सीधे उनके कंट्रोल रूम का ईमेल एड्रेस होता है, तो वो अदृश्य दीवार अचानक से गिर जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यावहारिक और कड़वा सवाल उठाना चाहूंगी। जी बताइए। एक राज्य का डीजीपी पूरे प्रदेश की पुलिस का मुखिया होता है। वो दंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद जैसे बड़े मामलों की निगरानी करता है। क्या एक आम नागरिक की किसी चोरी, मारपीट या साधारण एफआईआर से जुड़ी शिकायत सच में डीजीपी तक पहुंचती है? या ये बस एक और कागजी औपचारिकता है जहां ईमेल एक सरकारी ब्लैक होल में चला जाता है और कोई इसे खोलकर भी नहीं देखता? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और ज्यादातर लोगों के मन में आता है। लेकिन यहाँ इस पूरे प्रशासनिक तंत्र को समझना जरूरी है। कैसे काम करता है ये? जब कोई ईमेल या पत्र डीजीपी ऑफिस को भेजा जाता है, तो वो सीधे तौर पर व्यक्ति विशेष यानी खुद डीजीपी के डेस्क पर नहीं जाता कि वो उसे बैठ के पढ़ेंगे। अच्छा। वो उनके कंप्लेंट सेल या कंट्रोल रूम के सिस्टम में दर्ज होता है। वहां बैठे अधिकारी और इंस्पेक्टर उन शिकायतों को छांटते हैं। ओह, तो ये एक पूरा संस्थागत तंत्र है जो मशीन की तरह काम करता है। बिल्कुल, और इस मशीन की ताकत यह है कि जब राज्य की राजधानी में बैठे इस उच्च स्तरीय सेल से किसी जिले के एसपी या किसी छोटे शहर के लोकल एसएचओ को पूछताछ का एक फोन जाता है या कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो उसका वजन बहुत अलग होता है। समझ रही हूँ। निचले स्तर के अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें लिखित में ये जवाब देना पड़ता है कि डीजीपी सेल से आई इस विशेष शिकायत पर, जो कि इतने दिनों से पेंडिंग थी, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अरे वाह! ये ऊपर से नीचे की ओर जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। यह सिस्टम निचले स्तर के उस पुलिस वाले पर बहुत भारी दबाव बनाता है जो शुरू में रसीद देने से भी मना कर रहा था। ये बात अब पूरी तरह से समझ में आ रही है। यानी हम सर्वोच्च अधिकारी के पास इसलिए नहीं जाते कि वो खुद आकर जांच करेंगे, बल्कि इसलिए जाते हैं ताकि ऊपर से नीचे एक हंटर चले। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब तक जो हमने बात की, थाने में जाना, फिर डाकघर जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना, रसीदें संभालना, एसपी को बुलेट पॉइंट्स में पत्र लिखना, फिर कुछ दिन बाद डीजीपी सेल को ईमेल करना, इस सब में बहुत समय लगता है। ये एक लंबी कागजी प्रक्रिया है। लेकिन कई बार कोई अपराध घटित हो रहा होता है या किसी व्यक्ति की जान माल को तुरंत खतरा होता है। हाँ, इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में किसी भी इंसान के पास डाकघर खुलने का इंतजार करने का समय नहीं होता। उस स्थिति में क्या किया जाए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसीलिए इन कागजी प्रक्रियाओं के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली समानांतर ट्रैक यानी पैरेलल ट्रैक मौजूद है। पैरेलल ट्रैक? हाँ, डिजिटल युग के हथियार और त्वरित कदम। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी नागरिक को पहले कागज भेजना है और जब 15 दिन बाद वहां से कोई जवाब नहीं आएगा तब वो कुछ और करेगा। नहीं। अच्छा, तो साथ साथ कर सकते हैं। बिल्कुल।
कोई भी व्यक्ति इन डिजिटल विकल्पों का उपयोग उसी समय, घटना वाले दिन ही कागजी कार्रवाई के समानांतर कर सकता है। ये मुझे बिल्कुल उस स्थिति के समान लग रहा है जैसे बीच समुद्र में किसी जहाज के डूबने का खतरा हो। हाँ, बहुत सटीक तुलना है। उस वक्त जहाज का कैप्टन सिर्फ एक फ्लेयर गन चलाकर आसमान की तरफ नहीं देखता रहता। वो एक साथ अलग-अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, सैटेलाइट फोन पर हर जगह इमरजेंसी सिग्नल भेजने लगता है कि भाई जहां से भी मदद मिल जाए बस मिल जाए। वो बहुत ही शानदार तुलना है। और पुलिस के मामले में वो सबसे पहला और सबसे तेज इमरजेंसी सिग्नल है, 112 डायल करना। पुलिस हेल्पलाइन। जी, घटना के समय ही अगर कोई व्यक्ति 112 पर कॉल करता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कॉल रिकॉर्ड होती है। एक केंद्रीकृत सिस्टम में लॉग जनरेट होता है। अच्छा, मतलब उसका सबूत रहता है। हाँ, और इसकी वजह से पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना ही पड़ता है। कई बार पुलिस के इस त्वरित एक्शन से कोई बड़ी घटना होने से रुक जाती है और अपराधी मौके पर ही पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज का जिक्र आता है, वो है जन सुनवाई पोर्टल। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें, मुझे बताया गया है कि ये एक बहुत ही प्रभावी डिजिटल टूल है। बिल्कुल है। कोई भी व्यक्ति jansunwai.up.nic.in पर जाकर अपने मोबाइल से बस एक OTP डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वहां संबंधित विभाग जैसे कि पुलिस विभाग चुनकर अपना पूरा विवरण और शिकायत दर्ज कर सकता है। और इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत और इसकी असली ताकत क्या है, वो है इसका ट्रैकिंग नंबर। जब कोई शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज होती है तो नागरिक को एक रेफरेंस नंबर मिलता है। अब वो शिकायत किसी थाने के रजिस्टर में दबी हुई कोई गुमनाम एप्लीकेशन नहीं रह जाती। तो क्या इस पर नजर रखी जाती है? जी हाँ, इन पोर्टल्स की मॉनिटरिंग बहुत उच्च स्तर पर, अक्सर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय या आला अधिकारियों के स्तर पर होती है। अगर कोई शिकायत जन सुनवाई पर लंबित है तो उस थानेदार की रिपोर्ट कार्ड खराब होती है, इसलिए वहां से एक्शन बहुत तेजी से होता है। और आज के इस स्मार्टफोन युग में एक और दिलचस्प चीज जो सामने आई है वो है सोशल मीडिया का उपयोग। हम देखते हैं कि लोग ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर अपने राज्य की पुलिस या अपने जिले के आधिकारिक पुलिस हैंडल को टैग करके अपनी शिकायतें पोस्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही धारदार हथियार है, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी भी बरतनी होती है। वो कैसे? सोशल मीडिया पर अक्सर लोग भावनाओं में बहकर गालियां या असंसदीय भाषा का प्रयोग कर देते हैं, जो उल्टा उनके ही खिलाफ जा सकता है। सही तरीका यह है कि जानकारी बिल्कुल स्पष्ट, टू द पॉइंट और तथ्यात्मक होनी चाहिए। जी। अपना नाम, संबंधित थाने का नाम और घटना का संक्षिप्त विवरण। और इस पूरी डिजिटल प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि उस पोस्ट को करने के तुरंत बाद उसका स्क्रीनशॉट जरूर सुरक्षित रख लेना चाहिए। मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर शिकायत करना वास्तव में कानून की नजर में एक वैध और आधिकारिक कदम माना जाता है? या फिर ये सिर्फ अधिकारियों को शर्मिंदा करने और उन पर जन दबाव यानी पब्लिक प्रेशर बनाने का एक आधुनिक तरीका भर है? दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हैं। आज के इस डिजिटल दौर में लगभग हर जिले की पुलिस के सोशल मीडिया सेल बहुत सक्रिय होते हैं। वे 24 घंटे स्क्रीन मॉनिटर करते हैं। हाँ, वो तो है। जब कोई व्यक्ति पब्लिक डोमेन में दुनिया के सामने कोई शिकायत दर्ज करता है तो वे इंटरनेट पर एक डिजिटल फुटप्रिंट या निशान छोड़ता है, जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। समझी। ये सिर्फ जन दबाव नहीं है, ये एक पक्का डिजिटल टाइम स्टैम्प है। ये साबित करता है कि फला नागरिक ने इस तारीख को इतने बजे पुलिस महकमे को सार्वजनिक रूप से अपराध की सूचना दे दी थी। अरे वाह! बाद में कोई भी पुलिस अधिकारी अदालत में ये बहाना नहीं बना सकता कि उन्हें तो मामले की जानकारी ही नहीं थी। ये आधुनिक युग का सबसे पारदर्शी दस्तावेजीकरण है। इसी डिजिटल और त्वरित कदम वाले हिस्से में एक और बहुत ही सशक्त प्रावधान का जिक्र आता है, जिसे जीरो FIR कहा जाता है। मैंने इसके बारे में समाचारों में बहुत सुना है, लेकिन ये असल में एक आम आदमी के लिए कैसे काम करता है? ये अधिकार विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए है जहां पुलिस सीमा विवाद या जुरिस्डिक्शन का बहाना बनाती है। अच्छा, वो इलाके वाला चक्कर। बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हाईवे पर हुई, वो पास के थाने जाता है और वहां का इंस्पेक्टर कहता, अरे ये घटना तो उस वाले पेड़ के आगे हुई है और वो इलाका हमारे थाने में नहीं आता, आप दूसरे थाने जाओ। हाँ, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। ये सुनकर कोई भी इंसान टूट सकता है। यहीं जीरो FIR काम आती है। इसके तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कानूनन उस थाने को वो शिकायत दर्ज करनी ही होगी। वो उसे एक 0 नंबर देगा, प्राथमिक कार्रवाई करेगा और फिर उस मामले को खुद संबंधित थाने को ट्रांसफर करेगा। यानी क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन का बहाना बनाकर कोई भी पुलिस वाला आपको वापस नहीं लौटा सकता। ये तो सच में एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। जी बिल्कुल। लेकिन खैर चलिए,
अब इस पूरी चर्चा को उस बिंदु पर ले चलते हैं जहां स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो। मान लीजिए कि किसी नागरिक ने सब कुछ किया। उसने थाने को पत्र भेजा, एसपी को बुलेट पॉइंट्स भेजे, डीजीपी कंट्रोल रूम को ईमेल किया, 112 पर कॉल किया, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, ट्विटर पर टैग किया, मेरा मतलब है एक्स पर टैग किया। हाँ, सब कर लिया। और फिर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। सिस्टम ने पूरी तरह से आंखें मूंद लीं। तब क्या? जब प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से विफल हो जाए, तब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां लोकतंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत सिद्धांत काम आता है। वो क्या है? शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब सरकार का कार्यकारी अंग काम नहीं करता, तब नागरिक न्यायपालिका यानी जुडिशरी की शरण में जाता है। पुलिस अदालत के अधीन होती है। और यही हमारी चर्चा का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण खंड है, अंतिम और सबसे मजबूत कानूनी अस्त्र। ये कदम है पुलिस विभाग की चारदीवारी से बाहर निकलकर मजिस्ट्रेट के पास जाना। बिल्कुल। नए बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत, जो पहले पुराने सीआरपीसी में धारा 156(3) हुआ करती थी, ये वास्तव में किसी भी नागरिक के हाथ में मौजूद सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है। जब पुलिस के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो वो व्यक्ति अपने जिले के नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजेएम की अदालत में एक औपचारिक आवेदन दाखिल कर सकता है। सीजेएम जिले में पुलिस की ज्यादतियों और उनकी निष्क्रियता पर लगाम लगाने के लिए सबसे सक्षम न्यायिक अधिकारी होते हैं। मैं इस स्थिति में मजिस्ट्रेट को एक सख्त रेफरी की तरह देख रही हूँ। कैसे? जैसे फुटबॉल का खेल चल रहा है, खिलाड़ी जो यहाँ पुलिस प्रशासन है, वो लगातार नियमों को तोड़ रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार रेफरी मैदान में आता है, जोर से सीटी बजाता है और बताता है कि नियम क्या है और उन्हें कैसे मानना है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और उस रेफरी को ये भी बताना पड़ता है कि खिलाड़ियों ने बेईमानी कैसे की। जी। जब कोई नागरिक एक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन लगाता है, तो उसे सिर्फ घटना की कहानी नहीं सुनानी होती। उसे अदालत को यह साबित करना होता है कि उसने खुद सिस्टम का पूरा पालन किया था। यानी सबूत दिखाने होंगे। हाँ, और ठीक इसी जगह पर वो कागजों का सुराग, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वो संजीवनी बूटी बन जाता है। थाने की रजिस्टर्ड डाक की रसीदें, एसपी को लिखे पत्र की कॉपी, डीजीपी सेल के ईमेल का प्रिंटआउट, 112 डायल करने का समय और एक्स के स्क्रीनशॉट्स, सब कुछ एक साथ। जी, ये पूरा बंडल मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है। ये अदालत को चीख चीख कर बताता है कि पुलिस ने अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और जब मजिस्ट्रेट ये सब देखता है तो उसके पास क्या शक्तियां होती हैं? मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति है कि वो पूरे मामले की समीक्षा कर सकता है और संबंधित थाने की पुलिस को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने का सीधा आदेश दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को अदालत के इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस अब मजिस्ट्रेट को ये नहीं कह सकती कि साहब हम जांच नहीं करेंगे। ये कोई विनती नहीं है, ये सीधा न्यायिक आदेश है। बिल्कुल। हालांकि इस स्तर पर यह सलाह दी जाती है कि किसी अच्छे वकील की मदद जरूर ली जाए, क्योंकि अदालती प्रक्रियाओं की अपनी एक तकनीकी और कानूनी भाषा होती है जिसे एक आम आदमी आसानी से ड्राफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब स्थिति इतनी ही गंभीर हो चुकी है कि पुलिस का पूरा महकमा एक नागरिक की बात नहीं सुन रहा, तो एक आम आदमी को मजिस्ट्रेट के पास ही पहले क्यों जाना चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या वो व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता? आखिर हाईकोर्ट के पास तो सबसे ज्यादा पावर होती है। आर्टिकल 226 का भी तो विकल्प है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर लड़ाई लड़नी ही है तो सीधे सबसे बड़े जज के पास चलते हैं। हाँ, समय बचाने के लिए। हाईकोर्ट जाने का प्रावधान आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन के रूप में मौजूद है, लेकिन इसे हमेशा सबसे अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है। कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे एग्जॉस्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव रेमेडीज कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि आपको पहले निचले स्तर के सभी उपलब्ध उपायों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाएगा तो अदालत का सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या आप अपने जिले के मजिस्ट्रेट के पास गए थे? क्या आपने धारा 175(3) का इस्तेमाल किया? ओह, समझ गई। अदालतें हमेशा ये चाहती हैं कि सिस्टम अपने निर्धारित पदानुक्रम में ही काम करे। आप सीधे 10वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा सकते। यानी सीढ़ियां एक एक करके ही चढ़नी है। इसके अलावा एक और बेहतरीन टूल का जिक्र आता है जो न्यायपालिका से अलग है लेकिन बहुत प्रभावी है, आरटीआई
यानी सूचना का अधिकार। जी हाँ, आरटीआई का प्रयोग एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। वो कैसे काम करती है इसकी स्थिति में? प्रभारी से सीधे ये सवाल पूछ सकता है कि मैंने जो प्रार्थना पत्र फला तारीख को दिया था, उस पर आज तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मुझे उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। अच्छा, अक्सर एक अकेली आरटीआई एप्लीकेशन ही उस सोए हुए पुलिस महकमे में हलचल पैदा करने के लिए काफी होती है। ऐसा क्यों? मतलब इससे क्या डर है? क्योंकि आरटीआई के तहत उन्हें एक तय समय सीमा के अंदर लिखित में आधिकारिक जवाब देना पड़ता है, और कोई भी अधिकारी लिखित में ये कबूल नहीं करना चाहता कि उसने शिकायत मिलने के बाद भी कोई काम नहीं किया। फंस जाएंगे। जी, ये एक तरह का प्रशासनिक दबाव है जो जादू की तरह काम करता है। और अंत में कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण कदम भी हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। जैसे अगर मामला बहुत गंभीर है, जिसमें मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, तो कोई भी नागरिक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत दर्ज करा सकता है। बिल्कुल, वहां से भी भारी दबाव बनता है। और इन सब से ऊपर जो एक नियम है, वो है देरी न करना। जितनी जल्दी कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, साक्ष्य जुटाएगा, परिणाम मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात है। कानूनी मामलों में समय की बहुत अहमियत होती है। समय बीतने के साथ सबूत नष्ट हो जाते हैं और गवाह मुकर सकते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें, तो ये किसी चक्रव्यूह को भेदने जैसा लग सकता है, लेकिन अब हमारे पास इसका एक स्पष्ट नक्शा मौजूद है। जी, सबसे पहले थाने जाना और वहां से रसीद लेना, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल करना। फिर एसपी को एक शिक्षक की तरह स्पष्ट और बुलेट पॉइंट्स वाली भाषा में पत्र लिखना। उसके बाद डीजीपी के कंट्रोल रूम तक पहुंचना। हाँ, और पैरेलल ट्रैक भी। बिल्कुल, और उसी समय जन सुनवाई पोर्टल 112 डायल करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ इमरजेंसी सिग्नल भेजना। और अंततः अगर ये पूरा सिस्टम विफल हो जाए तो मैजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाना। एकदम सही। ये पूरी चर्चा हमें एक ही बात सिखाती है कि सही और सटीक कानूनी जानकारी ही किसी भी आम नागरिक का सबसे बड़ा बचाव है। और जानकारी सिर्फ बचाव का काम नहीं करती, ये एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास भी पैदा करती है। जब किसी व्यक्ति को ये पता होता है कि अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, तब कोई भी भ्रष्ट या सुस्त सिस्टम उसे डरा नहीं सकता। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा के बाद इन प्रक्रियाओं में बार बार जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, दस्तावेजों को सहेजने की आदत पर, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, डाक रसीदें हों या फिर स्क्रीनशॉट्स हों, वो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार की ओर ले जाता है। वो विचार क्या है? ये पूरी प्रक्रिया ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस आधुनिक समय में न्याय सिर्फ सच्चा या सही होने से नहीं मिलता। सही बात है। न्याय पाने के लिए अब हर इंसान को अपना खुद का आर्काइविस्ट, ये यूं कहें कि अपनी जिंदगी का लाइब्रेरियन बनना पड़ता है। हर नागरिक को अपने अधिकारों का एक रिकॉर्ड कीपर बनना पड़ रहा है। ये बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए, अगर हमारे देश का हर आम नागरिक अपनी हर छोटी बड़ी कानूनी बातचीत पुलिस या प्रशासन के साथ, हर संवाद को इतनी ही सटीकता से रिकॉर्ड करने लगे, रसीदें मांगने लगे, स्क्रीनशॉट रखने लगे, तो क्या ये भविष्य में आम नागरिक और इस विशाल व्यवस्था के बीच जो सत्ता का संतुलन है, उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या बात है। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब ये कागजों और डिजिटल डेटा का सुराग पूरे सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनने पर मजबूर कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के समाज का है। इस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। वाकई, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। ये नागरिकों की शक्ति को एक नया नजरिया देता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस कानूनी चेकलिस्ट को याद रखें, जागरूक बने और सुरक्षित रहें।